नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले सर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मार्क्सवाद, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में शामिल किया गया अभी नया 2018 के एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत किताबें पढ़ने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, तो फैक्चुअल वीडियो है ये, कोई भी बात आपको गलत नहीं मिलेगी यहाँ पर। और दूसरी चीज़, काफ़ी मेहनत के बाद वीडियो बनाया तो मैं कुछ चीज़ों की आपसे डिमांड भी रखता हूँ। मतलब ये कि वीडियो देखने के बाद अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी नए वीडियो चैनल पे मिलेंगे आपको रोज़ हिंदी साहित्य के, फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड, आरपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक कम से कम एक शेयर तो ज़रूर करें। वीडियो आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ पसंद आएगा, आपके काम का है। एग्ज़ाम में सवाल आएंगे, आपको ये मार्क्सवाद है क्या चीज़ ये समझने में पूरी सहायता देगा। तो प्लीज़ कम से कम एक शेयर ज़रूर करें, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्क्सवाद है क्या? कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। उनके विचारों का प्रभाव जो है ना, कला और साहित्य पर भी पड़ा। हालांकि उनके विचार समाज को लेकर थे, समाज के हर एक चीज़ को लेकर थे, चाहे वो कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे वो वाणिज्य हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वह राजनीति हो, हर चीज़ पर उनके विचारों का प्रभाव पड़ा। और यही प्रभाव जो है वो मार्क्सवाद कहलाता है। कार्ल मार्क्स थे कौन? तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स का समय जो माना जाता है वो 1818 से लगाकर 1883 ईस्वी तक माना जाता है। मतलब ये कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को एक छोटा सा शहर है त्रेवेश प्रशा में, वहाँ के एक यहूदी परिवार में हुआ था। और उसके बाद इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया 1823-24 के आसपास। कानून का अध्ययन करने के लिए बाद में ये बॉन यूनिवर्सिटी चले गए, और उसके बाद साहित्य, इतिहास, दर्शन जैसे कई विषयों का अध्ययन इन्होंने किया। हीगेल के दर्शन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बाद में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट जो है वो भी डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन को विषय बनाकर कंप्लीट की। तो ये थे कार्ल मार्क्स, जिनके विचारों को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। दरअसल उनके जो विचार थे वो अपने आप में अलग थे, कई सारी चीज़ों को नए तरीके से व्याख्यायित कर रहे थे। ये मार्क्सवाद के वास्तविक व्याख्याता कहे जाते हैं। वास्तविक रूप से मार्क्सवाद की व्याख्या जो है वो कार्ल मार्क्स ने ही की थी। इनके अलावा, मार्क्स के अलावा एक और समकालीन व्यक्ति थे, मार्क्स के ही समकालीन थे, फ्रेडरिक एंजेल्स। इन्होंने भी मार्क्सवाद की ठीक ढंग से व्याख्या की है। तो अगर प्रथमतः पूछा जाए कि मार्क्सवाद के वास्तविक व्याख्याता कौन है, तो वो है कार्ल मार्क्स खुद, और उसके बाद है फ्रेडरिक एंजेल्स। इन्हें भी मार्क्सवाद का व्याख्याता कहा जाता है। ये दोनों समकालीन थे, एंजेल्स और मार्क्स दोनों समकालीन हैं। और मार्क्स की मृत्यु के समय एंजेल्स उनकी समाधि पर थे, और उन्होंने एंजेल्स ने ही मार्क्स का सरमन पढ़ा था। सरमन मतलब जो व्यक्ति जब मरता है तो उसकी समाधि पर कुछ शब्द बोले जाते हैं श्रद्धांजलि रूप में, तो एंजेल्स ने वो सरमन पढ़ा था। मार्क्सवाद के सूत्र, मतलब इससे पहले भी मार्क्सवाद नाम की चीज़ तो थी, ये विचार पहले भी लोगों में थे, लेकिन ये विचार एक संगठित रूप में कार्ल मार्क्स ने वापस से प्रस्तुत किए। इससे पहले, यानी कि मार्क्सवाद का जब उदय हुआ उससे पहले ये जो है विचार है बेलेंस्की, हर्जन, चर्निशेवस्की, इन चिंतकों में भी मिलते हैं। यानी कि इनकी भी विचारधारा कहीं ना कहीं जाकर मार्क्स की विचारधारा से मिलती है, लेकिन इनको एक संगठित रूप दिया, फिर से व्याख्या की, दुनिया को बताया कि मार्क्सवाद है क्या, कम्युनिज्म क्या है। ये कार्ल मार्क्स थे और उनके बाद एंजेल्स थे। बाद में
कार्ल मार्क्स के बाद में इस परंपरा को लेनिन, गोर्की, प्लाखोनेव, कॉर्डवेल, जॉर्ज लुकाच और रॉल्फ फॉक्स जैसे कई लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब देखिए, मार्क्स की विचारधारा का ही प्रभाव था कि 1917-18 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी और वहां जो एक स्वेच्छाचारी शासक था जिसका नाम था जार के शासन का अंत हुआ इस साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप। ठीक, ये साम्यवादी क्रांति जिन विचारों के कारण पोषित हुई थी, जिन विचारों के कारण बढ़ी थी और अपना उद्देश्य पा गई, ये विचार जो थे वो मार्क्स के विचार थे। क्योंकि जार ने जो है ना अपने राज्य को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट क्लास लोग वो जो राज परिवार के हैं, सेकंड क्लास लोग जो ठीक ठाक ढंग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं और जो फैक्ट्री वगैरह के मालिक है, मिलों के मालिक है, उनको सेकंड क्लास दर्जे में रखा जार ने। और थर्ड क्लास में रखा गया जो मजदूर थे, जो आंशिक रूप से दास भी थे, जो गरीब थे, ऐसे लोगों को जार ने तीसरी कैटेगरी में रखा। मतलब क्या हुआ, समाज को 3 हिस्सों में जार ने बांट दिया था। और बस इन विचारों के खिलाफ, इन बंटवारे के खिलाफ जो क्रांति की गई वो थी साम्यवादी क्रांति। बात समझ में आई होगी आपको। तो साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप जार के शासन का अंत हुआ। वहां पर एक ऐसी सरकार बनी जो आज तक चलती है। रूस में आपको पता होगा अभी भी साम्यवाद है, अभी भी वही व्यवस्था है जो उस समय स्थापित हुई थी। अब इस साम्यवादी क्रांति के कारण पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर क्रांतियां हुई, तो भारत भी उनमें से एक था। आपको पता होगा इसका प्रभाव थोड़ा सा बाद में पड़ा भारत में 1935 के आसपास। कविता की दुनिया में भी क्या हो जाता है, अचानक से परिवर्तन हो जाता है। और 1936 से भारत में भी या हिंदी साहित्य में भी हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रगतिशील विचारों का प्रारंभ हुआ। और ये प्रगतिशील विचार कविता की दुनिया में बने प्रगतिवाद। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं मार्क्सवाद की मुख्य अवधारणा क्या है। ठीक, एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि गोर्की एक लेखक थे, मैक्सिम गोर्की इनका पूरा नाम है। गोर्की एक लेखक थे और रूस की जो साम्यवादी क्रांति है उसमें इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृति थी मां, इसका प्रभाव पड़ा। इस उपन्यास का इतना अच्छा असर और जादू था कि रूस का एक एक आदमी क्रांति के लिए अपना पूरा का पूरा योगदान देने के लिए तैयार हो गया। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों अपने साहित्य और कला से संबंधित जो विचार थे वो एक किताब में लिखे। उस किताब का नाम है लिटरेचर एंड आर्ट। इस किताब को अच्छे से याद रखना। इस किताब में प्रस्तुत किए जो कि वास्तव में क्या था, उनकी एक बहुत बड़ा ग्रंथ था जो उनकी फिलॉसफी को समझाता है, जिसका नाम है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस किताब की भूमिका थी, समझ रहे हैं आप, कोई व्यक्ति जो होता है वो अपना दर्शन जब प्रस्तुत करता है तो उस दर्शन को प्रस्तुत करने से पहले वो क्या करता है, उस दर्शन के बारे में कुछ छोटी किताबों के माध्यम से उनको समझाता है, मतलब दर्शन से लोगों को जोड़ता है। तो ये एक भूमिका के रूप में लिखी गई किताब थी जिसका नाम था लिटरेचर एंड आर्ट। इसमें मार्क्स ने साहित्य और कला संबंधी उसके क्या विचार है वो प्रकट किए थे। तो ये दोनों किताबें आप याद रखिए। एक किताब और मार्क्स की है दास कैपिटल। ये किताब भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिए। और मार्क्स की कुछ और किताबों के नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ये 3 किताबें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं जो शायद पूछी जा सके। मार्क्सवाद का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये सपनों और भावनाओं की कोमल भूमि को नहीं स्वीकार करते। मतलब कि ये सपनों में नहीं रहते, भावनाओं को स्वीकार नहीं करते। ये मानते हैं व्यक्ति के विकास में
भावनाएं बाधक होती है, और थोथे सपने जो होते हैं, कोरे सपने जो होते हैं, वो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। ये सत्य और परिस्थितियों के कठोर धरातल को स्वीकार करते हैं जो लोग मार्क्सवाद को मानते हैं। मार्क्सवादी चिंतन के कई रूप मिलते हैं, लेकिन यहां मैं प्रमुख 4 रूपों को आपके सामने रख रहा हूं। उनमें से प्रथम 3 यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये तीनों ऐसे मूल्य हैं जो साहित्य से संबंधित है, साहित्य और कला से संबंधित है। तो आप इन तीनों मूल्यों को अच्छे से याद रखिए। मतलब कि ये 3 ऐसी मार्क्सवादी चिंतन के अलग अलग रूप है जिनका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा, कला पर भी पड़ा। उनमें से सबसे पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसको हम आगे समझेंगे कि है क्या ये। दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो कि है तो समाज के सापेक्ष लेकिन साहित्य को बहुत कम प्रभावित करता है। इसके अलावा पार्टी सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये सारे ऐसे सिद्धांत हैं, साम्यवाद, जो मार्क्सवादी चिंतन के अलग अलग रूप है। क्लियर? लेकिन आपको इन 3 रूपों को विशेष तौर से ध्यान रखना है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ये क्या क्या है अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चिंतन का रूप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्व की स्थिति कब होती है? जब आप हां या ना के पेच में फंस जाते हैं कि ये सही है या गलत है। जब आप आध्यात्मिक और वास्तविक स्थितियों के बीच में फंस जाते हैं, आध्यात्मिक और भौतिकवादी परिस्थितियों के बीच में फंस जाते हैं, वही द्वंद्व है। जैसे धर्म संकट की स्थिति कहते हैं, वो धर्म संकट की स्थिति द्वंद्व है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध है संसार में क्या है, दार्शनिक चिंतन के सामान्यतः 2 रूप दिखाई देते हैं। दर्शन जो है 2 रूपों में हमें दिखाई देता है। एक तो वो होते हैं लोग जो अध्यात्मवादी होते हैं और मानते हैं कि इस दुनिया का संचालन भगवान कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो भौतिकवादी होते हैं। अध्यात्मवादी ईश्वर में विश्वास करते हैं और भौतिकवादी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिए। मार्क्स जो थे शुद्ध रूप से भौतिकवादी थे। वे संसार का मूल तत्व किसको मानते हैं? प्रकृति के जड़ रूप को मानते हैं। मतलब कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा निर्धारित है, ईश्वर जैसी कोई सत्ता है ही नहीं। ईश्वर प्रकृति को ही कह सकते हैं हम। लेकिन जो अध्यात्मवादी लोग होते हैं, उनका मानना है कि इस दुनिया का संचालन ईश्वर ही कर रहा है, उसकी मर्जी से चलता है ये सब कुछ। जो कुछ भी हम अपनी खुली आंखों से और बंद आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक। मार्क्स शुद्ध रूप से भौतिकवादी है। ये एक मुख्य बात है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर है मार्क्स का ये कहना था कि प्रकृति के इन भूत द्रव्यों से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। मार्क्स ये मानते हैं कि भाई जल, अग्नि, वायु, ये सब जो तत्व, पंच तत्व है जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। हमारे हिंदू धर्म में इनको पंच तत्व बोला जाता है। मार्क्स मानते हैं कि ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो कहां से हैं? प्रकृति से। इसलिए प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण है, वही मनुष्य की उत्पत्ति करने में सहायक है, वही मनुष्य का विकास करने में सहायक है, और वही मनुष्य को एक सही रास्ता दिखा सकती है। मनुष्य को प्रकृति के अधीन रहना चाहिए, न कि किसी ईश्वर जैसी सत्ता के अधीन रहना चाहिए। प्रकृति के इन तत्वों की क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहती है। मतलब मार्क्स प्रकृति को इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो ये स्वीकार करते हैं कि प्रकृति से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और प्रकृति के इन तत्वों के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम, और इसी के फलस्वरूप मनुष्य की गति निर्धारित होती है। मतलब कि मनुष्य जो भी विकास करता है प्रकृति की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप करता है। मनुष्य की गति उसके विकास का आधार बनती है, और यही गतिशीलता या यही परिवर्तनशीलता तथा विकास तत्वों के बीच अंतःक्रिया ही भौतिक द्वंद्वात्मक का लक्षण है। अब जब मनुष्य विकास करता है किसके फलस्वरूप?
प्रकृति की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस दौरान उसके दिमाग में जिस तरह के विचार आते हैं वो सही गलत के बीच में एक फैसला लेता है, और ये फैसला जब तक नहीं होता है तब तक भौतिक द्वंद्वात्मक की स्थिति बनी रहती है। मतलब इन तत्वों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, गतिशीलता की, परिवर्तनशीलता की, मनुष्य विकास के बारे में सोचता है, मनुष्य कुछ भी बदलाव के बारे में सोचता है, तो ये अंतःक्रिया चलती रहती है उसके शारीरिक तत्वों के बीच। और ये सारे के सारे मनुष्य के शरीर में जो तत्व है वो प्रकृति से हैं। इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया चलती रहती है, मनुष्य के भीतरी तत्वों के बीच और प्रकृति के तत्वों के बीच, वही क्या है, मार्क्स की नजर में भौतिक द्वंद्वात्मक है। मार्क्स जो है प्रकृति के स्वभाव को निरंतर गतिशील मानते हैं। अब देखिए, जो विरोध की स्थिति है वो ये कि मार्क्स प्रकृति के जड़ रूप को ही क्या मानते हैं, मूल तत्व मानते हैं। अब मुझे बताइए, कोई चीज जो जड़ हो जाती है वो परिवर्तित कैसे होती है? मान लीजिए एक आपने खंबा बनाया, ठीक है, कोई पिलर बनाया सीमेंट, ईंट वगैरह वगैरह से। अब ये चीज जड़ है, तो क्या ये अपना विकास खुद कर सकती है? नहीं। लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स ये कहते हैं कि इस चीज के बनने में जिन चीजों का सहयोग रहा, जैसे ईंट, तो ईंट के जो भीतर तत्व है वो निरंतर गतिशील रहते हैं, उनमें कोई ना कोई रिएक्शंस होते रहते हैं। इसलिए मार्क्स प्रकृति के स्वभाव को क्या मानते हैं? निरंतर गतिशील मानते हैं। जैसे एक पौधा जन्मा तो वो पेड़ बनेगा, कब? जब उसे ठीक ढंग से सब कुछ पोषण वगैरह मिलता रहेगा। अब ये इसने विकास किया इस पौधे ने, और फलस्वरूप एक फलदायी वृक्ष बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्क्स की नजर में प्रकृति का स्वभाव गतिशील है, जो लगातार बना रहता है वो। और यही पौधा एक दिन ठूंठ बन जाएगा, यही पौधा एक दिन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मार्क्स ये मानते हैं कि चीजें इस दुनिया में आती है, जाती है, जन्म लेती है, नष्ट हो जाती है। मतलब ये कि प्रकृति निरंतर गतिशील रहती है। ये प्रकृति का मूलभूत स्वभाव है मार्क्स की नजर में। प्रकृति में प्राचीन का ह्रास और नवीन का सृजन होता है। पुरानी चीजें जो होती है ना, वो एक दिन खत्म हो जाती है और नई चीजें उनका स्थान ले लेती है। इसलिए जन्म और मृत्यु की प्रतिक्रिया जो है मार्क्स की नजर में अनवरत चलती रहती है। अतः व्यक्ति को भी नवीन परिस्थितियों का ठीक ढंग से सुसंबद्ध तरीके से उपयोग लेना चाहिए। वो कहते हैं प्रकृति जब हमें कोई चीज दे रही है, कोई नवीन चीज दे रही है, उस नवीन चीज का हमें समाज के विकास के लिए उपयोग करना है। कैसे उस नवीन चीज को हम समाज के मूलभूत सुविधाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करें हम, क्योंकि प्रकृति प्रतिदिन परिवर्तित होती है, ये गतिशील रहती है। तो कोई पेड़ गिरा, उसकी लकड़ी का हम समाज के हित में कैसे उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि जो खत्म हो गया है उसका उपयोग करो, और जो नया बन रहा है उसका भी उपयोग करो। प्रकृति का जो नियम है कि पुरानी चीजों का ह्रास होगा, पतन होगा, और नई चीजों का सृजन होगा, नई चीजें बनेगी। तो नई चीजें इस तरीके से उनका उपयोग किया जाए, नई चीजें बनेगी, प्रकृति के हिसाब से बनेगी, उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने क्रियाकलाप को इस प्रकार से निर्धारित करे कि वो नई चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके, उसका ज्यादा से ज्यादा समाजवादी उपयोग कर सके। उस पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण न हो, सभी का समान रूप से नियंत्रण होना चाहिए। ये मार्क्स के विचार है प्रकृति को लेकर। और ये विचार बाद में हिंदी साहित्य के कवियों में भी दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए पंत की एक कविता है परिवर्तन, जिसमें वो कहते हैं द्रुत झरो जगत के शीर्ण पत्र। मतलब कि जो पुराने पत्ते हैं जो पीले पड़ गए हैं, उनसे कवि ये कह रहा है कि बस जल्द से जल्द तुम अपना रास्ता नापो, क्योंकि तुम्हारी जगह कुछ नए पत्ते उगाने के लिए आतुर है। और ये नए पत्ते, ये नवीन चीजों का सृजन होना, ये मार्क्सवाद की विचारधारा है। क्योंकि पुरानी चीजें जब नष्ट होगी तभी नई चीजों को आने का मौका मिलेगा।
और मार्क्स ये कहते हैं कि नई चीज़ों का ठीक ढंग से सुसंबद्ध तरीके से मनुष्य अपनी दिमाग का उपयोग करते हुए इनका समाज सापेक्ष प्रयोग करें, उपयोग लें इनका। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो मार्क्स के चिंतन का रूप है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास की घटनाएं या तो भौतिक कारणों से होती है या फिर आर्थिक कारणों से होती है। इस दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है या हो गया है वो मार्क्स की नज़र में इन दो कारणों से, एक तो भौतिक कारणों की वजह से होता है, एक आर्थिक कारणों की वजह से होता है। ठीक क्यों होता है ऐसा, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, मनुष्य जब इस समाज में आया या मनुष्य का अस्तित्व जब इस समाज में हुआ, मतलब उस समय कोई समाज तो था नहीं, मनुष्य स्वतंत्र था, लेकिन उसकी कुछ नैसर्गिक जरूरतें थी, प्राकृतिक जरूरतें थी। उनमें से एक उदाहरण के तौर पे भूख थी। उसको भूख लगी तो उसने क्या किया, भोजन जुटाने का प्रयास किया। कहीं न कहीं से उसने खाना बटोरा, चाहे वो किसी से छीन के लिया हो, चाहे किसी को मार के लिया हो, कैसे भी लिया हो, उसने भोजन जुटाने का कोई न कोई प्रयास किया। अब वो दिक्कत क्या आई, हर बार अकेले से ये काम उससे संभव नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, ग्रुप बनाया। और ये ग्रुप बनाने की जो उसकी मनोस्थिति थी, उससे मार्क्स कहते हैं कि समाज की जरूरत पड़ी उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को लगा कि मेरे जैसे लोगों का एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसकी एक जैसी जरूरतें हैं, जिसकी वही मूलभूत जरूरतें हैं जो मेरी हैं, और इसी से समाज की परिकल्पना सामने आती है। मतलब समाज का निर्माण व्यक्ति की नैसर्गिक जरूरतों की पूर्ति करने में वो अकेला कर नहीं सकता है, इसलिए उसको समाज की आवश्यकता पड़ी। अब इस समाज के जन्म के कारण ही संघर्ष शुरू हुआ लोगों के बीच। मतलब एक बार एक व्यक्ति की जरूरत पूरी हुई, दूसरी बार दूसरे की हुई, तीसरी बार तीसरे की हुई, चौथा तब तक इंतजार में है कि इन तीन की जरूरतें पूरी हो तब कहीं जाकर मुझे कुछ मिलेगा। चौथा इंतजार में क्यों रहे, वो कह रहा है बराबर हिस्सा होना चाहिए। जब ये क्रियाकलाप मनुष्यों के बीच में शुरू हो गए, अब इनका एक समाज बन गया, और इस समाज में जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें एक को चीज़ें कुछ कम मिल रही है, एक को चीज़ें कुछ ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि वो हो सकता है ताकतवर हो सकता है उसका प्रभुत्व अच्छा हो सकता है वो बातों के द्वारा दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना दे, धन के द्वारा बेवकूफ़ बना दे, पद और प्रतिष्ठा से बेवकूफ़ बना दे, उम्र से बना ले। तो इसी वजह से मार्क्स ये मानते हैं जब समाज का निर्माण हुआ तो ऑटोमेटिकली संघर्ष शुरू हो गया। ये संघर्ष क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया। अब जैसे ये पहला आदमी था, मान लीजिए इसी ने ये समाज बनाया है, या इसी ने कोई चीज़ इजाद की है, या इसी ने कोई तकनीक बनाई है। अब ये बाकी के जितने भी लोग होंगे इनके साथ में रहने वाले, इन सब से क्या बोलेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ये चीज़ बनाई है। अब बाकी के सारे लोग इस पे निर्भर हो गए। अब ये जिसको जितनी मर्जी उतना देगा। धीरे धीरे करके यही चीज़ किस में बदल गई, निरंकुशता में। ठीक है, और अब ये आदमी अपने मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगा। जैसे जार का शासन था रूस में, वो अपने मनमाने तरीके से उसने समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, फर्स्ट क्लास लोग, सेकंड क्लास लोग, थर्ड क्लास लोग। क्यों बांटा, क्योंकि कुछ सीमित लोगों के हाथ में हर एक चीज का अधिकार था। और विशेषकर मार्क्स मानते हैं ये उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, कि उत्पादन के साधनों पर जिस व्यक्ति का अधिकार होगा वही क्या करेगा, मनमानी करेगा, और उसी की वजह से समाज में अन्याय की स्थिति पैदा होगी। अब इससे क्या हो गया, समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक वे लोग जो शोषक है, एक वे लोग जो शोषित है। जो शोषण कर रहे हैं वो तो है शोषक, और जो शोषण सहन कर रहे हैं, झेल रहे हैं, वो है शोषित वर्ग। और यहीं से मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष जैसी चीज लोगों की समझ में आती है कि हम
उनके खिलाफ हैं जो हमारा हक छीन रहे हैं, जो हमारा हक मार रहे हैं। और यही क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद है। मतलब कि मनुष्य का इतिहास जो है वो मार्क्स ने इस तरीके से समझाया है। आज का जो आज जो भी चीजें देख रहे हो आप, वो है भौतिक चीजें। इस भौतिक चीजों का इतिहास क्या रहा है? जैसे आप मनुष्य को देखते हो, समाज को देखते हो, देश को देखते हो, सरकार है, सिस्टम है, इन सारी चीजों का इतिहास कैसे रहा, ये मार्क्स ने समझाया ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से। और जिस समय मार्क्स की मृत्यु हुई थी तो उनकी कब्र पर एंजिल ने जो सरमन पढ़ा था श्रद्धांजलि के रूप में मार्क्स को, उस सरमन में ये बात बोली थी कि मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस दुनिया को मनुष्य की उत्पत्ति के संदर्भ में और मनुष्य की उत्पत्ति के बाद उसके विकास के संदर्भ में ठीक ढंग से व्याख्या की है। उसने किसी तरीके से कोई लाग लपेट नहीं रखी है, बल्कि वास्तविक तरीका क्या है विकास के, इस समाज का, वो ये जो हम भौतिक रूप देख रहे हैं इस देश का, दुनिया का, इसका वास्तविक रूप क्या है, इसकी व्याख्या ठीक ढंग से मार्क्स ने की थी। ये बात मार्क्स की कब्र पर एंजिल ने बोली थी। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा रूप क्या है, जो व्याख्या मार्क्स ने प्रस्तुत की नहीं कि जिसके कारण वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो उस समाज के विकास का आधार कौन बन गया? धन या अर्थ, और उस अर्थ से प्रभावित जितने भी आर्थिक उत्पादन हैं वो सब। अब समर्थ व्यक्ति कौन माना जाएगा समाज में? मार्क्स के हिसाब से वही जो आर्थिक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखता है, वही जिसके पास धन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी आसानी से इन उत्पादनों के साधनों के माध्यम से या फिर धन के माध्यम से कर सकता है, इसलिए वो सर्वेसर्वा बन गया, इसलिए वो शोषक बन गया। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार इतिहास में अंतिम रूप से निर्णायक प्रभाव रखने वाला तत्व उत्पादन ही है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको बड़े आराम से दिमाग में बिठा लीजिए कि मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार इतिहास में अंतिम रूप से निर्णायक प्रभाव रखने वाला तत्व जो है वो उत्पादन है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि उत्पादन के साधनों पर जिस व्यक्ति का अधिकार होगा उसके पास धन होगा, और जब धन होगा उसके पास तो वो अपनी सारी नैसर्गिक आवश्यकताएं जल्द से जल्द पूर्ण कर लेगा, और जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी जल्द पूर्ण होगी वो उतना ही बड़ा शोषक बनेगा मार्क्स की नजर में। बात समझ में आई आपको? तीसरा जो रूप है मार्क्स के चिंतन का वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने अब समाज को दो वर्गों में बांटा हुआ है, इसका उल्लेख किया पीछे, अभी हमने यही पढ़ा था भौतिकवादी व्याख्या में, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में। अब ये समाज के दो वर्ग कौन से? एक वो जो शोषित है जिसको मार्क्स ने कहा है सर्वहारा वर्ग, और एक वो वर्ग जो शोषण करता है वो है शोषक वर्ग। ये वर्ग संघर्ष की नैसर्गिक आवश्यकता से शुरू होता है। ये वर्ग संघर्ष जो है वो मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकताओं से शुरू होता है, ये हमने पीछे पढ़ा। वो अपनी भूख शांत करने के लिए समाज की स्थापना करता है, उसमें उत्पादन के तत्वों का विकास करता है, लेकिन कुछ समय बाद उत्पादन के साधनों पर एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, जिससे समाज दो वर्गों में बंट गया, और यहीं से वर्ग संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। यही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है मार्क्स का। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की तो व्याख्या कर दी मार्क्स ने, लेकिन मार्क्स कह रहा है ये वर्ग संघर्ष जो है इसको न्याय की स्थिति तक पहुंचाने का काम कौन कर सकता है? वो कर सकता है साहित्य या कलाएं। कैसे करती है ये समझते हैं। मार्क्स ये मानते हैं कि कला और साहित्य इस वर्ग संघर्ष को बढ़ाते हैं। जो गरीब है उनकी आवाज को कला और साहित्य उठाते हैं। किसके प्रति? शोषक वर्ग के प्रति। और वो इन शोषक वर्ग के दमन चक्र की पोल खोलते हैं। इससे क्या होगा? क्योंकि शोषक जो वर्ग होगा उसकी संख्या सीमित होगी, वो कम लोग होंगे, और सामने जो शोषित वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग होगा, उसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। मार्क्स ये कहते हैं कि बहुत कम संख्या में शोषक वर्ग होंगे,
लेकिन उनके पास उत्पादन के साधनों का जोर है, उसकी ताकत है, जिसकी बदौलत वो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को अपने शिकंजे में रख सकते हैं। अब साहित्यकार और कलाकार क्या करता है, इस वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है। जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, जिनका हक मारा गया है, जिनका शोषण किया जा रहा है शोषकों द्वारा, उनके भीतर एक चेतना प्रकट करता है, उनको एक मार्ग दिखाता है। और इससे क्या होगा, इससे क्रांति होगी, और जब क्रांति होगी तो इन कम संख्या वाले शोषकों का पतन होगा, ये खत्म कर दिए जाएंगे। सर्वहारा या शोषित वर्ग को जगाकर समाज में ये भेदभाव खत्म करने का प्रयास करता है कौन? साहित्य और कला। बात समझ में आई? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अब पूरा हुआ है जाकर। वो सिर्फ वर्गों में बांट देने को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत नहीं कहते। वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तब पूरा मानते हैं जब मार्क्स ये कहते हैं कि समाज दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन कला और साहित्य ऐसी चीजें हैं जो इस वर्ग संघर्ष को बढ़ाते हैं। जो गरीब है, पिछड़े हैं, जिनका हक मारा गया है, जिन पर शोषण हुआ है, वो लोग अपनी आवाज साहित्य के माध्यम से उठाते हैं, या उन लोगों को साहित्य और कला के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है, जिससे कि वो अपने पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करें। और जो विरोध करेंगे तो इसका मतलब सीधा सा क्रांति होगी, और क्रांति होगी तो जो शोषक वर्ग है उसका पतन होगा। इससे क्या होगा? एक साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, जिसमें उत्पादन या फिर कुछ भी चीज़ों का, समाज में जो भी कुछ दिखाई दे रही है, सारी चीज़ों पर समान रूप से समान व्यक्तियों का हक होगा। कोई उसमें सर्वे सर्वा नहीं होगा, कोई उसमें नीचा नहीं होगा। हर एक व्यक्ति जो समाज का अंग है वो उन साधनों का उपभोग कर सकता है। ये मार्क्स की वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की मुख्य बातें थी। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि मार्क्सवाद है क्या, उसके चिंतन के रूप क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि साहित्य और मार्क्सवाद का क्या संबंध है, मतलब कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण में साहित्य कैसा होना चाहिए और उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो कैसे वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देकर क्रांति की बात करेगा, वो किस तरीके से समाज में जो वर्ग बन गए हैं उनका अस्तित्व खत्म करेगा। ये हम इसके सेकंड पार्ट में बातचीत करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करें, और आपके क्या विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।